Hello everyone, this is another chapter of class 10, that is life processes. And before starting of this chapter, I will tell you some points that this chapter consists four main topics. First is nutrition, second respiration, third transportation and fourth excretion. ओके तो जो ये चार मैंने आपको वर्ड्स बोले हैं ना, एक्चुअल में ये प्रोसेसेस हैं, ये हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। अब क्योंकि इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, तो हमें उन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मींस इन प्रोसेस के अगर ये प्रोसेस नहीं हो रही होती हमारी बॉडी में तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो इन प्रोसेसेस का होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी काम करती है, ठीक है। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे सर्वाइवल के लिए, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन है, ये बहुत सारी प्रोसेस होती हैं लाइफ प्रोसेस जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में करती है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि लिविंग बींग्स में होती हैं, ठीक है। ये जो लाइफ प्रोसेस हैं एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस लिविंग बींग्स में होंगे क्योंकि नॉन लिविंग बींग्स में तो नॉन लिविंग थिंग्स में तो कोई एक्टिविटी होती नहीं है, ठीक है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने होते हैं उनमें ये लाइफ प्रोसेस परफॉर्म होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करूँगी, ठीक है, और वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, इनके डायग्राम्स, इनके प्रोसेस, मैकेनिज़्म, एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? आप बहुत ही स्टूडेंट्स आप मतलब पहले से ही ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है ये आप पढ़ते आ रहे हो। ये क्लास 7th का टॉपिक है जहाँ पर आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा था, ठीक है। तो अब रिकॉल करिए कि न्यूट्रिशन वर्ड का मतलब क्या होता है और हम ये डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं। ये एक्टिविटी जितनी भी लाइफ प्रोसेस मैं बता रही हूँ वो हर टाइम हमारी बॉडी में हो रही होती है, हम परफॉर्म करते हैं डेली, बट हमें इनको साइंटिफिक मैनर में नहीं पता होता है, ठीक है। तो अभी हम उसको थोड़ा सा साइंस के लेवल पर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमें पता है कि हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, बट अब साइंस के तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे या कौन कौन से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स इनसे रिलेट होते हैं और वो वर्क कैसे करते हैं, वो दिखते कैसे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में उनका कैसे काम होता है, तो ये सब हम समझेंगे क्लास 10th में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता रही हूँ। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, न्यूट्रिशन का मतलब होता है ये न्यूट्रिशन जो होती है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि ऑर्गेनिजम्स ना फूड एंड वाटर का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला? न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स यूज़ फूड एंड वाटर टू सपोर्ट इट्स लाइफ। यानी कि जो हमारी बॉडी है ना वो दो चीज़ों पर बहुत ही डिपेंडेंट है। किस पर? फूड पर एंड वाटर पर। ये दो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर फूड और वाटर नहीं होगा तो हमारी बॉडी काम ही नहीं करेगी, इवन प्लांट्स की बॉडी भी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के लिए ये दोनों चीज़ों का बहुत ही मतलब कंट्रीब्यूशन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, ठीक है। यानी हमारी बॉडी, देखिए हमारी बॉडी काम करती है, मैं जैसे बोल रही हूँ तो बोलने के लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए, इवन बैठने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, हर काम के लिए हमारी बॉडी जो भी वर्क परफॉर्म करती है उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। और फूड क्या होता है? ये हमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, यही तो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स ही तो हमें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी बॉडी में अगर रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे जैसे ब्लड सेल्स हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 120 डेज़ बाद ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उनका रिपेयरिंग होती है। हमारे कहीं कट लग जाता है तो उनकी हमारे बॉडी के सेल्स की रिपेयरिंग होती है। तो ये सब काम कौन करता है? ये न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते तो हमारी बॉडी ये परफॉर्म नहीं कर पाती न्यूट्रिशन प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आपको न्यूट्रिशन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं ना ये दो तरीके से होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन।
फर्स्ट इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ऑटो का मतलब क्या होता है, अगर हम इन वर्ड्स को ब्रेक करेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है मेक, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि खाना खुद से बनता है, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा ऐसी टाइप का न्यूट्रिशन होता है जो कि दूसरों पर डिपेंड रह करके फुलफ़िल किया जाता है, ठीक है। जिसके एग्जांपल्स आपको बहुत ही अच्छे से पता है, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एनिमल्स एंड ह्यूमंस के अंदर होता है, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप ये नोट्स में मेरे रीड कर सकते हो। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो फूड होता है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड को खुद ही प्रिपेयर करते हैं, और उस प्रोसेस को आप जानते भी हो, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो द न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये तो आपको लर्न करने के लिए, बट बेसिकली आपको समझने के लिए क्या है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके उनका एक ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं। तो इनका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। सम आर इंसेक्टिवोरस ऑल्सो, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या है, हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं और उससे एनर्जी गेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और हमने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस वर्ड हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है ना, ये आप बहुत ही प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो और इसकी आपने इक्वेशन नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपने ये पढ़ा होगा कि फॉर द फोटोसिंथेसिस देयर आर 4 रॉ मटेरियल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। दीज आर 4 रॉ मटेरियल्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिनकी हेल्प से प्लांट्स क्या बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। आपने इतना पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस ये होता है, ठीक है। बट इस चैप्टर में यानी कि क्लास 10th में आपको इसकी इक्वेशन भी समझ में आएगी। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि इक्वेशन क्या होती है, यानी कि उनका एक केमिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसका ये केमिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस इन विच ऑटोट्रॉप्स take in carbon dioxide and water and convert these carbohydrate in the presence of chlorophyll and sunlight is called फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आप ये इक्वेशन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या बना रहे हैं, C6H12O6 दैट इज़ ग्लूकोज। ये हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये हमारा वाटर होता है एंड दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। ये आपको प्रोसेस बहुत ही अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि ये प्रोसेस आपके सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं, आगे भी कई एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप ये बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, C6H12O6 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं प्लस वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो रॉ मटेरियल्स यहाँ पर क्या है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टोमेटा से एंटर करता है, वाटर जो कि रूट्स से एंटर करते हैं, क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं हीट एनर्जी को, और सनलाइट क्या होती है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये हीट एनर्जी होती है जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट दैट आर प्रेजेंट इन लीव्स, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये पूरी फोटोसिंथेटिक की जो इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखो एक्चुअल में ये जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ना, ये लीफ का एक छोटा पार्ट है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर लीफ ड्रॉ करी है और ये समझाने की कोशिश करी है कि अगर हम एक लीफ का छोटा सा सेक्शन अगर हम कट करके इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके जो सेल डिवीजन होगी वो हमारी इस तरीके से होगी। एंड दिस डायग्राम
इज़ ऑटोमेटिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डायग्राम लेबल करने के लिए बहुत बार आपके सैम्पल पेपर्स में आप देखोगे कि सैम्पल पेपर में आया है, बहुत बार ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन आई है, ठीक है। तो आप इनकी आइडेंटिफिकेशन आप स्किप नहीं करोगे। तो देखो ये हमारे लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ की जो अपर ये जो आप लेयर देख रहे हो दैट इज़ वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है, जो कि प्रिवेंट करती है प्लांट्स को बाहर के अटैक से, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह अटैक कर देते हैं उसकी वजह से भी। और क्यूटिकल लेयर एक वैक्सी कोटिंग भी होती है जिसकी वजह से प्लांट्स, मतलब एक वैक्सी कोटिंग होती है जो कि मतलब डिफेंसिव नेचर की होती है, जो कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट ही करती है, ठीक है। फिर उसके नीचे होती है हमारी अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का मतलब है, एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, डर्म, और एपी का मतलब होता है अपर लेयर, ठीक है। और डर्म का मतलब होता है लेयर, यानी हमारी बॉडी की जो अपर लेयर होती है, हमारी बॉडी नहीं, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो सॉरी, प्लांट्स की जो सेल्स की जो अपर लेयर होती है ना दैट इज़ अपर एपिडर्मिस, ठीक है। फिर उसके नीचे हम, अच्छा एक चीज़ और, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं ना बेटा वो इसी शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स के होते हैं जिस तरीके से मैंने बनाए हैं। फिर उसके जस्ट नीचे हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो इस तरीके से उनका क्या कहते हैं डायग्राम होता है, उनकी जो आप बनाओगे सेल्स को तो वो इसी तरीके से आप बनाओगे, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और फिर उसके नीचे यहाँ पर सेल्स होते हैं, पैलिसेड सेल्स होते हैं। ये पैलिसेड सेल्स हैं जिनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, एयर स्पेस होता है, एयर स्पेस, ठीक है। और उसी एयर स्पेस की वजह से ही तो प्लांट्स क्या कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं एयर को। फिर उसके नीचे होता है बेटा लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस होती है, यानी एक तो होती है अपर एपिडर्मिस और उसके जस्ट नीचे होती है, मतलब इन सेल्स को कवर करते हुए उसके बाद होती है हमारी लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस जो होती है उसके मतलब लोअर एपिडर्मिस में बहुत सारे स्मॉल होल्स होते हैं। एक्चुअल में वो होल्स ना, उनका नाम दिया गया है दैट इज़ स्टोमेटा, ठीक है। क्या होते हैं वो, स्टोमेटा होते हैं। ये जो आपको पोर दिखाई दे रहा है ना, ये जो गैप दिखाई दे रहा है दैट इज़ स्टोमेटा, ठीक है। अब ये स्टोमेटा जो होते हैं दीज आर स्मॉल पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द लीव्स एंड दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जो स्मॉल पोर्स आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये हम स्टोमेटा कहते हैं, इसे हम स्टोमेटा कहते हैं। और जो स्टोमेटा होते हैं ना बेटा, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बट इन पोर्स को भी तो गार्ड करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो उनको जो गार्ड करने के लिए ना सेल प्रेजेंट होते हैं, दे आर गार्ड सेल्स, ठीक है। और वो कौन से सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, जो कि स्टोमेटा को कवर करके चलते हैं। ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं ताकि स्टोमेटा ओपन हो सके और क्लोज हो सके, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग में गार्ड सेल्स हेल्प करते हैं स्टोमेटाज की। तो आई होप आपको ये लीफ का जो डायग्राम है ये पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये याद रखिएगा, वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है जो कि अपर मोस्ट होती है, फिर उसके बाद अपर एपिडर्मिस होती है, फिर क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर पैलिसेड सेल्स होते हैं जिनके बीच में एयर स्पेस होता है, फिर लोअर एपिडर्मिस होती है जिनके अंदर स्टोमेटाज होते हैं, और स्टोमेटा को गार्ड कौन करता है, गार्ड सेल्स करते हैं, ठीक है। एंड दिस ये आप देख रहे हो ना, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेटा ये डायरेक्टली क्वेश्चन एक सैम्पल पेपर में पूछा गया है। रिसेंट सैम्पल पेपर मैंने स्टडी किया था, तो मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा कि व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये इन इवेंट्स को आप बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सबसे पहला काम होता है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, यानी कि प्लांट्स का लाइट को एब्जॉर्ब करना विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होती है, क्लोरोफिल इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, प्लांट सेल आपने पढ़ा है 9th क्लास में, तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट भी आपने एक ऑर्गेनल पढ़ा होगा। ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट होती है। अच्छा, एक चीज़ और, आपने 9th क्लास में प्लांट सेल के बारे में पढ़ा होगा, उसमें प्लास्टिड पढ़ा होगा, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट होती है जो कि हमारी क्लोरोफिल कहलाती है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये प्लांट्स का ग्रीन कलर नहीं होता तो ये एब्जॉर्प्शन जो होती है ना वो नहीं होती। तो क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं सनलाइट को, ठीक है। तो पहला इवेंट पता चल गया। सेकेंड इवेंट होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन, यानी कि जो लाइट को प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया है अब उस लाइट का यूटिलाइज करेंगे, किस में, जो इनऑर्गेनिक चीज़ें
प्लांट्स ने गेट करी हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, अब उनको यूटिलाइज़ करके उनको कन्वर्ट करना होगा केमिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी कि जो लाइट एनर्जी है जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब करी थी अभी, अब उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, और वाटर को स्प्लिट करेंगे वो हाइड्रोजन की फॉर्म में और ऑक्सीजन की फॉर्म में, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा होगा। रिएक्टेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है ग्लूकोज, जो ग्लूकोज आपने पढ़ा था ना, C6H12O6 प्लांट्स में अभी। तो थर्ड इवेंट होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना। यहाँ पर लिखा है ना कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, तो जो ग्लूकोज होता है दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो याद रखिएगा 3 मेन इवेंट्स होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सेकेंड होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, थर्ड होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे हो स्टोमेटा। अब स्टोमेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट फिर भी हम देखते हैं क्योंकि ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने अपने चैनल में शॉर्ट्स में इनका डायग्राम बहुत ही अच्छे से दे रखा है। आप उस डायग्राम को देखिएगा, उसको स्टडी करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखा है बहुत अच्छे से। और इन डायग्राम्स की जो लेबलिंग है वो आपकी लैब मैनुअल में भी प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए ये डायग्राम ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होता है। ये डायग्राम होता है ओपन स्टोमेटा का, ये है डायग्राम क्लोज स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? दे आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ बेसिकली, और जो सरफेस होता है वो बैक साइड होती है, यानी कि लीफ की जो बैक साइड होती है ना, मैक्सिमम स्टोमेटा वहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो स्टोमेटा का है। देखो ये जो बीन लाइक स्ट्रक्चर है, बीन होता है ना, जैसे राजमा, जैसे आपने देखा होगा, तो राजमा को अगर आप ओपन करोगे ना तो उसके दो इस तरीके से कॉटिलिडन्स दिखेंगे आपको, ठीक है, इस तरीके से शेप दिखाई देगी। तो ये जो बीन शेप होती है ना, दे आर गार्ड सेल्स, ठीक है, दे आर गार्ड सेल्स विच कवर स्टोमेटा। ये जो सेंटर में आप पोर देख रहे हो दैट इज स्टोमेटा, और उनको किसने गार्ड कर रखा है? गार्ड सेल्स ने कर रखा है। अब क्योंकि ये जो स्टोमेटा होते हैं वो हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी गार्ड, और जो ये गार्ड सेल से कवर होते हैं, तो गार्ड सेल है, सेल दैट मीन्स उसके अंदर न्यूक्लियस भी हो गया। तो ये न्यूक्लियस जो डार्कली स्टेन्ड आपको बॉडी दिखाई दे रही है दैट इज़ न्यूक्लियस। और जो हमारे, क्योंकि ये स्टोमेटा हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हेल्प करेगा लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। आपको ये छोटी छोटी डॉट्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये स्टोमेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गार्ड सेल। अब देखिए, जब भी प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो एंटर करने देता है जब ये ओपन होता है। तो जब भी फोटोसिंथेसिस करना होता है तो प्लांट के स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर कर जाती है, और जो प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट ऑक्सीजन थी वो बाहर रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। और ये प्रोसेस बार बार होती रहती है, ओपन क्लोज होता रहता है, तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रेगुलरली जाती रहती है और ऑक्सीजन उसमें से रिलीज़ होती रहती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये ओपन है और ये क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम है। मैंने यहाँ लेबलिंग नहीं करी है क्योंकि एक ही साइड लेबलिंग कर ली है, ठीक है। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज। जैसे आप यहाँ देख रहे हो ना, इस डायग्राम में आपने देखा कि ये एंटर कर रहा है और ये बाहर जा रहा है, रिलीज हो रहा है, तो यही तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है। सेकेंड फंक्शन स्टोमेटा का होता है लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब जैसे ही स्टोमेटा ओपन होंगे तो क्या होगा, जो वाटर वेपर्स होते हैं वो लार्ज अमाउंट में बाहर निकलते हैं। और आपने ट्रांसपिरेशन वर्ड पहले भी पढ़ा होगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, और ये ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है इवेपोरेशन में, इवेपोरेशन नहीं सॉरी क्लाउड फॉर्मेशन में, ठीक है। जहाँ आपने सुना होगा ना कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज वहाँ पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। तो ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, और वो वाटर वेपर्स ऊपर जा कर के कूल डाउन हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और वो हेल्प करते हैं हमारे क्लाउड फॉर्मेशन में, ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपके उनको आंसर्स करूँगी। और मैंने जो चैप्टर 1 है वो चैप्टर 1 की मैंने टॉपिक वाइज जो वीडियोज़ हैं वो मैंने अपने चैनल पे सेंड कर दी हैं।
आप देखिएगा प्लेलिस्ट में चैप्टर 10 में, आप उसे रीड करिएगा और मैंने उनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस भी सेंड करे हैं एमसीक्यू के, आप उन्हें करिए, ट्राई करिए। और अगर आप मुझे और ही ज़्यादा कहेंगे, मतलब आप कहेंगे मुझे कि इसके और ज़्यादा नॉलेज, इसके क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाइए, तो मैं आगे भी इस पर काम करूँगी और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी, सैम्पल पेपर्स लेके आऊँगी, अब बोर्ड क्वेश्चंस लेके आऊँगी। बट प्लीज़ पहले इन्हें ट्राई करिए और अगर अच्छे लगे तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।